हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एपीआई। काफ़ी टाइम पहले मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी पे, जिसमें हम एपीआई की वीडियोस के बारे में बात करने वाले थे कि एपीआई है क्या। इसका एक ट्यूटोरियल देखेंगे छोटा सा, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि एपीआई कैसे वर्क करती है, इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये हम समझेंगे। सबसे पहले एपीआई की हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो कि है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, यानी एक ऐसा इंटरफेस बनाना जो आपके मॉड्यूल्स को कोई डेटा दे सके, या आप कोई रिक्वेस्ट भेज के कोई भी डेटा को रिट्रीव कर सको। ठीक है। अब एपीआई जो है, आजकल जो यूज़ हो रही, बहुत सारी एपीआई यूज़ हो रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन एपीआई है वो है हमारी रेस्ट एपीआई। ठीक है। इसको हम पीएचपी में भी क्रिएट कर सकते हैं। रेस्ट एपीआई करती क्या है? रेस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, ये एक ऐसी एपीआई है जो क्या करती है कि सर्वर के थ्रू जब आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स आपको भेजता है। और वो जो रिस्पॉन्स होता है ना, रिस्पॉन्स, वो एक फॉर्मेट में होता है जिसको बोलते हैं जेसन। ठीक, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के फॉर्म में ये आपको एक डेटा भेजता है, या आपके जो भी रिक्वेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। एपीआई के थ्रू भी हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे पीएचपी में हम दो मेथड पढ़ते हैं, पोस्ट और गेट। ठीक है, बेसिकली फॉर्म में हम ये यूज़ करते हैं। एपीआई में ये तो यूज़ होते ही हैं, बाकी हम लोग डेटाबेस में भी और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे क्रिएट, अपडेट, डिलीट, फैच, इस तरीके के। एपीआई में जो चार मेथड यूज़ होते हैं, उसमें पोस्ट यूज़ होता है डेटा को सेंड करने के लिए। ठीक। गेट मेथड यूज़ होता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए, यानी लाने के लिए। अब दो मेथड, इसमें से एक मेथड ऐसा है जो शायद आपने सुना हो, पुट। ठीक है, ये बेसिकली यूज़ होता है अपडेट करने के लिए। जैसे डेटाबेस में हम अपडेट मेथड यूज़ करते हैं, वैसे ही एपीआई में हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम पुट यूज़ करते हैं अपडेट करने के लिए, और सिंपल डिलीट हम यूज़ करते हैं डेटा को डिलीट करने के लिए। मतलब एपीआई के थ्रू अगर हम इन चार मेथड्स को यूज़ करके कोई भी रिक्वेस्ट देते हैं सर्वर को, तो उसके अकॉर्डिंग सर्वर आपका रिस्पॉन्स करता है। बस आपको ये वाली जो पुट वाली जो है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो पुट मेथड होता है वो बेसिकली अपडेट के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इनका अभी हम कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, हम बेसिकली देखने वाले हैं एपीआई कैसे बनाते हैं पीएचपी में और कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो सिंपल ये देखने वाले हैं। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी, आप इंटरनेट पर जाके भी पढ़ सकते हैं एपीआई के बारे में। ठीक है, तो एपीआई का एक चीज़ और आप समझ लीजिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब हम एक ऐसा मॉड्यूल, एक ऐसा बीच का ब्रिज बनाएंगे जिसके थ्रू हम डेटा को इधर से उधर ले जा सकते हैं। मतलब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, और अगर वो रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट होती है, अप्रूव होती है एपीआई के थ्रू, अगर हमको कोई एक्सेस देता है सर्वर, तो हम उसके थ्रू डेटा को रिस्पॉन्स ले पाएंगे। और उस डेटा को हम जिस रिस्पॉन्स में लेते हैं वो हमारा जेसन के रिस्पॉन्स में मिलता है, मतलब जेसन के फॉर्मेट में हमको डेटा मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सीधे सीधे आपको एपीआई ही बना के दिखाऊंगा। ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए, यहाँ पे बैंक सर्वर मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले अपना लोकल होस्ट एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे पीएचपी में एडमिन में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं पहले एक डेटाबेस बनाऊंगा। ठीक है, एक नॉर्मल डेटाबेस बनाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया एपीआई। ठीक है, और इस एपीआई के अंदर मैं बना रहा हूँ डेटा नाम का एक टेबल, जिसमें बेसिकली मैं ठीक है, मैं 3 कॉलम लूँगा। ज़्यादा हम डेटा बड़ा नहीं यूज़ करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले मैं आईडी ले लेता हूँ, दूसरे में नेम ले लेता हूँ, और थर्ड कॉलम में हम लोग लेते हैं ईमेल। इसको वैरकैट और 100, या अकॉर्डिंग टू योर साइज आप कुछ भी दे सकते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट पे आईडी हम लगाएंगे हमेशा की तरह, गो करते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक, तो डेटा नाम की टेबल बन चुकी है, आप देख रहे हो। अब इसमें मैं कुछ डेटा इंसर्ट कराता हूँ। जैसे फर्स्ट नाम में मैं लिखता हूँ पीएचपी एको, और php echo@gmail.com। ठीक है, दूसरे वाले के नेम में लिखता हूँ WDS, और यहाँ पे लिख लेता हूँ WDS@gmail.com। तो ये मैंने, आप देख रहे हो, डेटाबेस में जाके फटाफट मैंने दो डेटा ऐड करा लिए। ये बेसिक जो ऑपरेशन है ये सभी को आता होगा, अगर पीएचपी आपने अच्छे से पढ़ रखी है
डेटाबेस पे कमांड है, तो दिस इज़ द बेसिक टास्क, आप आराम से कर ले जाएँगे, ठीक है। इसी के लिए मैंने इसका कोई फॉर्म नहीं बनाया, इंसर्ट अपडेट कराने का अभी कोई झंझट नहीं किया, अभी मैं सिंपल आपको एपीआई बना के दिखाऊँगा। अब सपोज़ यहाँ पे करने क्या वाले हैं हम लोग, मेरे पास एक डेटा है, जैसे ये मेरे पास डेटा है, इसमें नेम और ईमेल है, और ये मेरा एक सर्वर है, ठीक है। अब आपको ये डेटा चाहिए, आपको नेम और ईमेल चाहिए। अब आप क्या करोगे, एक एपीआई बनाओगे और उससे एक रिक्वेस्ट पास आउट करोगे मेरे सर्वर के लिए, ठीक है, मेरे इस डेटाबेस के लिए। और मैं अगर आपको अलाउ करूँगा, मतलब मैं आपको एक अलाउ करने का मतलब आप यहाँ पे समझ लो, मैं आपको डेटाबेस कनेक्शन अपना दूंगा, तो आप उस चीज़ को क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। लेकिन अभी तक क्या होता था, पीएचपी के थ्रू हम जो भी डेटा देखते थे वो हम सिंपली देखते थे टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारा आ रहा है ना। पर यहाँ पे हम देखेंगे जो डेटा हमको मिलेगा वो जेसन फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि एपीआईज के थ्रू जो डेटा मिलता है वो जेसन फॉर्मेट में ही मिलता है, ठीक है। फिर हम उसको मैनेज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक पीएचपी कोड से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और www के अंदर मैं फोल्डर बना लेता हूँ, रेस्ट डैश एपीआई, ठीक है। और इसके अंदर मैं सेव कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट, या मैं इसको सेव करता हूँ एपीआई डॉट पीएचपी नेम से, ठीक है। तो मेरी पीएचपी फाइल है, www के अंदर रेस्ट एपीआई नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये मेरी फाइल पड़ी है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे करता हूँ। तो डॉलर कनेक्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे लिखता हूँ mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, CONNECT, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपने सर्वर का नेम दूंगा, मतलब लोकल होस्ट, ठीक। उसके बाद लोकल सर्वर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रूट दूंगा, पासवर्ड मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ता हूँ हमेशा की तरह। और अब हम डेटाबेस का नाम देंगे, तो यहाँ पे आप देख लो डेटाबेस जो है मेरा वो है एपीआई नाम से, और टेबल जो है वो डेटा नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ एपीआई, ठीक है। अब ये मेरा डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक। आप इसको चेक कर सकते हो इफ या एल्स कंडीशन के थ्रू कि डेटाबेस कनेक्ट है या नहीं। जनरली हमारा डेटाबेस कनेक्ट रहता है, तो इट्स अ डजंट मैटर, ठीक है। ये आप बाद में चेक कर सकते हो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओ या एपीआई पे वर्क करो। लेकिन अभी हम बेसिक जो हमारा मेन जो ट्यूटोरियल हम देख रहे हैं वो एपीआई पे देख रहे हैं, तो उस पर हम कंसंट्रेट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और डेटाबेस हमारा कनेक्ट है या नहीं है, आगे हमको डेटा मिलेगा नहीं मिलेगा उसी से हमें पता लग जाएगा। तो देखिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो कनेक्शन है ना, ये एक तरीके से मैंने आपको एक्सेस दे रखी है कि हाँ आप इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, और आपको एक्सेस मिल गई। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली अपना कोई डेटा नहीं दूंगा, कि ऐसा नहीं है आप मेरे कॉलम नेम यूज़ कर लो, है ना। ये सब आप नहीं यूज़ करोगे। इवन यहाँ पे तो हम यूज़ करें क्योंकि हमें डेटाबेस का नेम पता है, ठीक है। तो वहाँ पे जिस तरीके से हमको एक्सेस मिलेगा उसी तरीके से हम डेटा को उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इफ कंडीशन चलाता हूँ, या मैं इफ नहीं, मैं डायरेक्ट पहले एक क्वेरी चलाता हूँ, mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है। डॉलर कनेक्ट। अब यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेटा, हमारी जो टेबल का नेम है वो है डेटा, ठीक है। वेयर id इज इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ पे मैं लेके आता हूँ डॉलर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल, और यहाँ पे mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array, ठीक। और यहाँ पे इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर एको करता हूँ, देखिए एको रिजल्ट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ सबसे पहले नेम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं इसको रन कराता हूँ। तो लोकल होस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं अपना फोल्डर ले लेता हूँ रेस्ट डैश एपीआई, ठीक। और इसके अंदर जो मेरी फाइल थी वो थी api.php, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो ID1 है जिसकी, उसका नेम आ रहा है PHP को। अगर मैं यहाँ पे ID2 कर दूँ, सेव करूँगा, तो आएगा WDS, ठीक है। तो ये हो गया कि मैं डायरेक्ट डेटा वहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है। पर जब हम एपीआई के थ्रू वर्क करते हैं तो डेटा इस फॉर्मेट में नहीं आता है, बल्कि जेसन फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही देखेंगे कि कैसे हम डेटा उठा सकते हैं इस आईडी के थ्रू, बट जेसन फॉर्मेट में उठाएंगे, बिल्कुल रेस्ट एपीआई की तरह हम लोग वर्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब मैं डेटा को एक्सेस करूँगा तो मुझे एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, है ना। मैं गेट, अब मुझे डेटा रिट्रीव करना है,
तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है तो आपको गेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ डॉलर अंडरस्कोर गेट, और यहाँ पे दे दी मैंने आईडी, ठीक है। अगर मुझे आईडी यहाँ पे मिलती है गेट, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा मैं देना चाह रहा हूँ वो डेटा मेरा यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं टू नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि रेस्ट एपीआई या जो एपीआई होती है हमारी, वो बेसिकली यूआरएल से डेटा को एक्सेस करती है। हमें एक पर्टिकुलर यूआरएल देना पड़ता है, एक एपीआई देनी पड़ती है, और उस एपीआई को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हैं, या उस यूआरएल को हम यूज़ कर लेते हैं, और हमारा जो डेटा होता है हमें उस यूआरएल के थ्रू जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उस एपीआई के थ्रू वो हमें मिल जाती है। मतलब एक यूआरएल पे वर्क होता है हमारा, एक सिंपल यूआरएल देते हैं हमको एपीआई वाले, वो एपीआई हम यूज़ कर लेते हैं, और जो भी डेटा हमें यूज़ करना है वो हम वहाँ पे दिखा पाते हैं। तो यहाँ पे मैं टू नहीं दे सकता डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, देखिए यहाँ पे मैं इसी वेरिएबल को पूरा उठाता हूँ, ठीक। यहाँ पे डुअल कोट्स, सॉरी, यहाँ पे मैं डुअल कोट्स यूज़ करता हूँ और डॉट डॉट यूज़ करते हैं, इसके अंदर हमने ये वेरिएबल, ये तरीका है अगर आप पूरे वेरिएबल्स को यहाँ पर रख रहे हो, ठीक है। वैसे हम जो वेरिएबल फॉर्म से लेके आते तो हम किसी वेरिएबल के अंदर इसको ले लेते पर्टिकुलर, अगर हम कोई फॉर्म यूज़ करते जिसका एक्शन इस पेज पे हो रहा होता, तो हम एक वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, उस वेरिएबल को हमें पास करा देते हैं। पर कोई बात नहीं, वेरिएबल नहीं है, अभी हम इस पूरे को ही पास करा रहे हैं, क्योंकि हम यूआरएल में जो भी डेटा भेजेंगे उसके थ्रू ही हमें चीज़ें दिखाएगा। तो अभी इसको हम सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश कराते हैं, ठीक। अब अभी देखिए यहाँ पे कोई भी डेटा हमको नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर id इज इक्वल टू 2। अब मैंने जैसे ही यूआरएल में लिखा वेयर id इज इक्वल टू 2, तो देख रहे हैं मेरे पास 2 वाला डेटा आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया है, अब ये पूरा यूआरएल पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मान लो मैंने आईडी दे दी 1, ठीक। और यहाँ पे अगर मैंने आईडी दे दी मान लो 3, जो कि मेरे डेटाबेस में है ही नहीं, ठीक है, तो ये कोई भी डेटा नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये तो सिंपल चीज़ मैं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि यूआरएल के थ्रू आप डेटा एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। बट अभी भी जो डेटा हमारा आ रहा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है, जबकि ऐसा एपीआई के थ्रू नहीं मिलता है, जेसन फॉर्मेट में मिलता है। तो चलिए अब इसको, इस वाले कोड को पूरा एपीआई में कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे चेंजेस होने हैं, कुछ चीज़ें बढ़नी है, वो आपको देखनी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ डॉलर नेम करके, और डॉलर रिजल्ट में मैं नेम को मैंने एक्सेस करा लिया। देखिए इस वाले वेरिएबल में मैंने इस रिजल्ट के थ्रू नेम को ले आया है, ठीक है। डोंट वरी, बहुत इजी सा टास्क है। कॉपी कर लिया मैंने इसको, पेस्ट कर लिया, पेस्ट कर लिया। दूसरा वाला क्या है, मेरा डेटा ईमेल है, तो मैंने यहाँ पे ईमेल को ले लिया, ठीक है। अब एक मैं आईडी भी ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या ले लेता हूँ, आईडी। ये आईडी मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब हम जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा दिखाएंगे तो मैच कराने के लिए कि पर्टिकुलर उसी आईडी से हमारा उसी फॉर्मेट में डेटा हमारा आ रहा है, मतलब जो आईडी हम यहाँ पे जो हम पेस्ट करा रहे हैं, यहाँ पे जो भी हम आईडी सेंड कर रहे हैं, कि जेसन में भी उसी आईडी से मैच करता हुआ डेटा आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं एक ये आईडी का भी एक ले ले रहा हूँ। मतलब हमारी डेटाबेस में आईडी तो वैसे ही बना हुआ है, कॉलम नेम और ईमेल बने हुए हैं, साथ में आईडी भी बनाई है, ठीक है। आप देख लो, ये देख लो आप, नेम और ईमेल बने हैं, साथ में आईडी भी बना है। तो आईडी को मैंने ले लिया ताकि हमको पता लगता रहे कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो सही आ रहा है। इसको मैंने सेव किया, ओप्स, ठीक है, हाँ, इसको मैंने सेव किया। अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे मेरे को कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ भी एको नहीं कराया है, और मैं आईडी तो पास कर रहा हूँ पर एको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, क्रिएटिंग फंक्शन। अगर आपने jQuery पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी हम डेटा को फेच कराते हैं, तो फेच कराने के टाइम जैसे हम डेटा को इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट कराने के टाइम तुरंत ही हम फेच वाला फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे क्रिएटिंग में नहीं कहूँगा, यहाँ पे मैं कॉलिंग कहूँगा, मतलब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने फंक्शन बनाया गेट रिजल्ट नाम से, ठीक है, ये मैंने फंक्शन बनाया। अब इसमें मैं सबसे पहले क्या दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डॉलर आईडी, ठीक है, डॉलर नेम, ठीक है, और डॉलर ईमेल। मतलब इन तीनों वेरिएबल्स को मैंने इसमें पास करा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। अब ये मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल तो करा रहा हूँ, लेकिन मैं इस फंक्शन को कहीं पे क्रिएट करा रहा हूँ? नहीं करा रहा हूँ। जब तक मैं फंक्शन को क्रिएट नहीं कराऊंगा तब तक मैं कॉल करा ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं यहाँ पे कॉल करा भी रहा हूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये गेट रिजल्ट नाम का फंक्शन मैंने कहीं बनाया ही नहीं है। ठीक, चलिए अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे बनाता हूँ। पीएचपी के अंदर ही हमने फंक्शन पढ़े हैं, अगर आपने नहीं पढ़े तो मैंने उस पर भी एक ट्यूटोरियल बनाया है, एनोनिमस फंक्शन के ऊपर, रेगुलर फंक्शन के ऊपर, जावास्क्रिप्ट में भी बनाया है, पीएचपी में भी बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। फंक्शन, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया गेट रिजल्ट, मैंने अपना यही फंक्शन ले लिया। अब इसमें भी मैं क्या करता हूँ, इन तीनों वेरिएबल्स को इसमें भी मैं पास करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो भी डेटा आ रहा है ना वो इन वेरिएबल्स के थ्रू इन फंक्शन से मैच होगा। और जब इस फंक्शन को हम चलाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, देखिए क्या करेगा, मैं आगे जैसे होता है बताता जाऊंगा कि इस फंक्शन को बनाया क्यों है और मेनली इसका काम क्या है। इससे काम हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। फंक्शन थोड़े टिपिकल लगते होंगे बट ये काम बहुत आसान कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, डॉलर आर, मान लीजिए रिस्पॉन्स करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। इसके अंदर मैंने पहला डाल दिया आईडी और इसको मैंने कर दिया डॉलर आईडी के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपका घूम रहा होगा पर आप अभी इसमें ज़्यादा सोचिए मत। आप ये देखिए जो ये वेरिएबल मैंने है, इन तीनों वेरिएबल्स के लिए मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे पीएचपी में बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें अंदर मैं एक कीवर्ड यूज करूंगा। ठीक है, अब दूसरा मैं बना रहा हूँ नेम के लिए, तो यहाँ पे भी मैंने बना दिया नेम। और तीसरा मैं बना रहा हूँ ईमेल के लिए, तो यहाँ पे मैंने बना दिया email। ठीक है, मतलब जो भी तीन वैल्यूज हैं हमारी, देखिए इनके हो क्या रहा है, इनके थ्रू जो भी वैल्यूज हैं वो सब इस फंक्शन में आएंगी। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल करा है, तो ये फंक्शन यहाँ से वैल्यू मुझे पहुंचा के देगा इनके थ्रू, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा। और ये जब मुझे पहुंचाएगा, ठीक है, मुझे मतलब जब भी मुझे ये वैल्यू यहाँ से जो भी ये वैल्यू मिलेगी, इन वेरिएबल्स के थ्रू जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो इस फंक्शन के थ्रू एक जेसन फॉर्मेट में मेरे को मिलेगी। मतलब ये गेट रिजल्ट, ये रिजल्ट कुछ करेगा तो कॉल तो करेगा इस फंक्शन को, इस फंक्शन के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं वो कॉल तो होंगी, लेकिन एक जेसन फॉर्मेट में कॉल होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल मैं और ले लेता हूँ, फाइनल रिस्पॉन्स करके, फाइनल रिस्पॉन्स, और मैंने यहाँ पे डाल दिया जेसन एनकोड। देखिए अब जेसन इनकोड मैंने फंक्शन यूज किया है, और इस फंक्शन के अंदर फ्रेंड्स में ये वाला जो वेरिएबल है ना, जो सभी के लिए मतलब एक मैं एरे आप समझ लो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पास करा दिया। ठीक है, अब इस रिस्पॉन्स से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी, जैसे इससे आईडी भी मिल रही है, नेम भी मिल रहा है, ईमेल भी मिल रहा है, ये एज ए एरे यहाँ पे वर्क करेगा और सभी को इनकोड कर देगा। ठीक है, मतलब जेसन के फॉर्मेट में कर देगा। इनकोड का मतलब जेसन, जैसे मैंने कहा जेसन में इनकोड कर देगा, मतलब जेसन के फॉर्मेट में कर देगा इसको। अब यहाँ पे मैं कराता हूँ एको, और एको के बाद आप जानते हैं यहाँ पे फाइनल रिस्पॉन्स का जो मेरा वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ पे एको करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अभी मैं फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए मैं इसको अभी रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैंने रिफ्रेश करा, ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो लिख के आ रहा है दिस पेज इज नॉट वर्किंग। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम जेसन को यूज कर रहे हैं ना, तो हम ये नहीं बता रहे हैं इस पेज को कि जो बेसिकली हम डेटा लेना चाह रहे हैं या डेटा को हम फेच कराना चाह रहे हैं, वो बेसिकली हम एक जेसन फॉर्मेट में चाह रहे हैं, क्योंकि एपीआई हमारी इसी तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे हमें एक हेडर बनाना पड़ेगा, एक हेडर हमको देना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली हम बताएंगे कि जो पर्टिकुलर हमारा जो पेज है वो एक जेसन के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे लिखा मैंने कंटेंट, सॉरी डुअल कोट्स में हम लोग लिखेंगे, कंटेंट का सी बड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा, कंटेंट डैश टाइप का टी बड़ा रहेगा, कोलन लगाया, और यहाँ पे लिखा मैंने एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अब ये हेडर जो मैंने यहाँ पे लगाया ना, ये बेसिकली बता रहा है कि जो पर्टिकुलर हमें जो डेटा मिल रहा है, हमें जो डेटा मिल रहा है यहाँ से, वो एक जेसन फॉर्मेट मिल रहा है। मतलब ये पूरा पेज एज ए जेसन फॉर्मेट में हमको डेटा रिट्रीव करा के दे रहा है। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, अभी भी ये हमको कुछ रिस्पॉन्स में पेज में गड़बड़ी दे रहा है,
तो देख लेते हैं क्या गड़बड़ी हमने की है, कुछ ना कुछ। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद ही हम सारा कुछ करेंगे। देखिए यहाँ पे जब हमको डेटा नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे मान लीजिए अगर हमको आईडी नहीं मिल रही है, इफ यहाँ पे इस सेट करता हूँ मैं, इस सेट मैंने लगाना भूल गया था फ्रेंड्स, माय मिस्टेक। रिफ्रेश कराते हैं एक बार, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने इफ की कंडीशन तो दे दी, लेकिन अगर मान लो मेरे को नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, तो पर्टिकुलर मैं इसी वाले फंक्शन में, यानी ये जो हमारा गेट रिजल्ट नाम का हमारा जो फंक्शन है, इसी वाले फंक्शन में मैं यहाँ पे तीन चीज़ें दे दूंगा। जैसे दे दिया मैंने नल, और दूसरे में भी मैंने दिया नल, ठीक, और ईमेल की जगह भी क्या देना है मुझे, नल। मतलब अगर ये हमको आईडी नहीं मिल रही है तो ये हमको क्या देगा, एक नल फंक्शन देगा। मतलब नल फंक्शन क्या, एक हमको एक जो डेटा देगा फैच करके, या जो जेसन फॉर्मेट में हमारे पास आएगा वो हमारा एक नल निकल के आएगा। मतलब नल 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 कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी भी हमारा कुछ गड़बड़ आ रहा है, दिस पेज इजंट वर्किंग। ओके, तो हमने कहीं पे कॉमा या कुछ छोड़ा हुआ है शायद। अभी तक हमारा ये सही वर्क कर रहा था। हेडर, कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ऊपर से एक बार हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। हमने यहाँ पे कोलन छोड़ा हुआ है, माई मिस्टेक अगेन, वेरी वेरी सॉरी। तो चलिए ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कॉमा, कोलन, ये सब चीज़ें जो है वो एग्जैक्ट रहनी चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जब मैंने रिफ्रेश किया, अब आप देख रहे हो ये जो डेटा है ना, देखिए मैं आपको बड़ा करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो डेटा आपको मिल रहा है ना, इसमें क्या मिल रहा है, अभी मैंने यहाँ पे कोई आईडी पास आउट कराई है, नहीं कराई है। जब आईडी पास आउट नहीं कराई है तो यहाँ पे मैंने एक इफ एल्स कंडीशन में दे रखा है कि अगर आईडी इस सेट है, मतलब आईडी क्लियर है, तब तो भैया ये वाला डेटा दे दो। मतलब जो भी आईडी दो 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग डेटा दे दो। पर अगर नहीं है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या दे दो, नल नल नल। तो मान लो आपने ये यूआरएल मेरा हिट कराया, ठीक है। ये यूआरएल जैसे ही हिट हुआ, अब आपको नहीं पता कौन सी आईडी देनी है या किस तरीके से डेटा को रिट्रीव कराना है, तो वो हो सकता है आपको रिस्पॉन्स दे दे, पर आप देख रहे हो ना, तो आपको कोई आईडी मिल रही है, ना ही आपको कोई नेम मिल रहा है, ना ही आपको कोई ईमेल मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ वेयर आईडी इक्वल टू 2। ये देखिए, जैसे ही मैंने आईडी इक्वल टू 2 दिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ यूआरएल चेंज किया, तो इसने मेरे को क्या दे दिया कि आईडी आपकी 2 है, ठीक है। 2 के अकॉर्डिंग जो नेम है वो WDS आना चाहिए। हम लोग डेटाबेस में जाते हैं, तो जारी बड़ी होगी। ये देखिए, आईडी 2 के अकॉर्डिंग नेम WDS और ईमेल wds@gmail.com। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि नेम ये आ गया और ईमेल ये आ गया, ठीक है। मैं आईडी यहाँ पे 1 कर देता हूँ। तो देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे आईडी 1 करी, उसने आईडी 1 के अकॉर्डिंग नेम PHP को और ईमेल में क्या दिखा दिया, PHP को @gmail.com। ये जो ब्रेसेस लग के आ रहे हैं ना, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ जेसन, ठीक है। इस तरीके से जो जेसन हमारा होता है वो हमारा वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख रहे हैं आपको आउटपुट मिल रहा है। आप देख रहे हो मैं एक एपीआई बना चुका हूँ, एक रेस्ट एपीआई, एक सिंपल एपीआई आप कह सकते हो। मतलब इसका आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि कैसे हमको डेटा लेना था। तो एपीआई के थ्रू आपको कुछ इस तरीके से डेटा मिलता है। अब आप उसको एरे में कन्वर्ट कर लो, उसको अपनी तरीके से यूज़ कर लो, उसके लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन यूज होती हैं, कौन अलाउ कर रहा है, नहीं अलाउ कर रहा है, ठीक है। ये सारी भी चीज़ें होती हैं। मतलब आपने जो भी यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, अब अगर मैं यहाँ पे मान लो आईडी दे दूँ 3, ठीक। अब आईडी 3 में मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है, भाई साहब। जैसे ही आप एंटर मारोगे ना, ये सारा कुछ नल 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 कर देगा। मतलब अब ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है कि अगर आपके पास आईडी नहीं है तो भाई साहब मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। पर आईडी अगर मैच हो रही है, यूआरएल में अगर मेरे को ये चीज़ मिल रही है, तो मैं तुमको डेटा दे दूँगा। तो ये जेसन फॉर्मेट में मेरे को डेटा मिल गया। तो एक चीज़ और आपको समझ में है कि फंक्शन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अब समझ में आ गया होगा। इस फंक्शन के थ्रू आप देख लो मैं कितना ईजिली तरीके से यहाँ पे कंडीशंस लगा पा रहा हूँ, है ना। अब ये फंक्शन बनाया क्यों, आप सोचोगे फंक्शन क्यों यूज़ किया, हम वैसे यूज़ कर लेते हैं, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन से थोड़ा क्या होता है कि चीज़ें हम बार बार, अब मान लीजिए ये मेरे को एल्स के बाद कुछ और कंडीशंस होती, मान लो 10 कंडीशंस होती, तो उन 10 कंडीशंस में मैं ये दसों बार ये चीज़ें यूज़ करता है, जेसन 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 जेसन।
तो वो ना यूज़ करके आप क्लियर कट कोडिंग करो, फंक्शन हमने यूज़ कर लिया, उस फंक्शन को हम एट अ टाइम कॉल कर लेना। यही हम एजेक्स के थ्रू करते थे। जेक्वेरी एजेक्स में भी जब हम डेटा को इंसर्ट कराते थे, तुरंत हम जो फेच का फंक्शन था वो हम तुरंत कॉल करा लेते थे, है ना। तो देखिए इस तरीके से हम लोग एपीआईज बनाते हैं, एंड दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। रेस्ट एपीआई हम यहाँ पे देख रहे हैं, सिंपल सी एक एपीआई कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं और बता देता हूँ, नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इस पे और थोड़ी सी इजी वीडियो लेके आऊँगा कि और किस तरीके से समझा सकते हैं इसको, बट इससे इजी नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि एपीआईज में वर्क करना मतलब थोड़ा सा अच्छी कोडिंग होनी चाहिए, बट क्योंकि बिगनर्स भी हैं और काफ़ी सारे लोग सीखते भी हैं यहाँ से, ठीक है, मेरे ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। पर मैं इससे ज़्यादा बेसिक तो मुझे नहीं लगता कि एपीआई में कुछ हो सकता है। तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए हेडर, अगर मैं इस हेडर को हटा लूँ, देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने हेडर को हटा लिया, अब अगर मैं इसको वो करूँगा ना, रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो अभी आप देखो मेरे को क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को डेटा नहीं मिल रहा, डेटा को मिल रहा है, लेकिन एक प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में हमको नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे जेसन में इनकोड तो कर रहा है, ठीक है, बट एक प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में हमको नहीं मिल रहा। हम फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, हेडर लगा देते हैं, ठीक। अब ये देखो मेरे को एक प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में मिल रहा है, ठीक है। तो ये हेडर लगाने का इतना सा मतलब है कि जो डेटा लेके आ रहे हैं वो हम जेसन फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। वैसे जो मेन फंक्शन है वो जेसन इनकोडेड का है, इनकोड करने का मतलब है, ठीक है। और बाकी आप लोग देख रहे हैं, एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। हेडर हमने लगा दिया, ठीक है, ना भी लगाया तो भी देखिए यहाँ पे चल रहा है, बट लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जो हम यूज़ कर रहे हैं पेज वो एज ए जेसन फॉर्मेट के लिए, हम पूरी बॉडी जेसन फॉर्मेट के लिए यूज़ करना है और किसी के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक इफ लगाया, ये क्यों लगाया, क्योंकि मैं यूआरएल में जो भी आईडी हिट करूंगा उसके थ्रू मेरी क्वेरी चलेगी, उस क्वेरी के थ्रू मेरा डेटा इन 3 वेरिएबल्स में आ रहा है। मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में इन तीनों वेरिएबल्स को कॉल कर लिया, अगर डेटा मिल रहा है तो ये वाला फंक्शन चलेगा, एल्स में अगर उसको आईडी नहीं मिल रही है, कोई गलत आईडी मिल रही है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। नीचे मैंने एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन बनाने का मतलब यही है कि 50 जगह अगर हमको यूज़ करना है तो हमें 50 बार ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, एक बार फंक्शन में डालनी, फंक्शन को कॉल कराते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फंक्शन आपको चीज़ें देता रहेगा। फंक्शन बना लिया गेटरेट नाम का, इसमें मैंने पैरामीट्रिक फंक्शन बनाया, 3 पैरामीटर पास करा दिए, 3 वेरिएबल्स पास करा दिए, ठीक। और मैंने एक एरे बना दिया रिस्पॉन्स नाम का, ये बेसिकली एक एरे का वर्क कर रहा है, ठीक है। आईडी, नेम, ईमेल और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली ये एक एरे हमको बना दिया है, एक आईडी का एरे बना दिया, ऐसे एक नेम का, एक ईमेल का, एक एरे बना दिया जिसका नेम क्या है, रिस्पॉन्स, सिंगल ही है, ठीक है। अब इस वाले एरे को मैंने जेसन इनकोड के अंदर डाल दिया, मतलब आपको इस वाले एरे को एक जेसन फॉर्मेट में इनकोड कर देना है और उसके बाद इसको एको करा देना है इस वाले रिजल्ट को, ताकि हमारा जो पर्टिकुलर जो भी एपीआईज है वो बिल्कुल जेसन की तरह काम कर सके। तो फ्रेंड्स ये था एपीआई के थ्रू या एपीआई बनाना, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको ठीक लगा, आपको एपीआई समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पीएचपी ऐपों के साथ बने रहिए। इस तरीके की बेसिक्स वीडियो हम लेके आते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे कि इसके पीछे क्या बेसिक्स चल रहा है। अगर आप थोड़ी अच्छी वीडियो भी चाहते हैं तो बताएं, तो हम एपीआई से थोड़ा और अच्छा कोड भी करके आपको दिखाएंगे और एपीआई बना के भी दिखाएंगे। बेसिकली मैंने अपनी एपीआई बनाई है, आप भी अपनी एपीआई बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर नीड। जैसे इसमें मुझे डेटा चाहिए था, ठीक है, आप किसी की इमेज को रिट्रीव करा सकते हैं, या आप कोई ऐसी एपीआई बना सकते हैं जिसके थ्रू आप इंसर्ट कर पाएँ। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, जैसे आप लॉगिन थ्रू फेसबुक या लॉगिन थ्रू जीमेल करते हैं, तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि आप उसके डेटाबेस में घुस रहे हो, नहीं, आप क्या कर रहे हो, एक एपीआई को कॉल कर रहे हो, वहाँ पे भी एपीआई का ही वर्क रहता है। वो एपीआई आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेते हो, तो और वो उसके थ्रू फिर आप क्या कर पाते हो, डायरेक्ट लॉगिन कर पाते हो। और जैसे आप लॉगिन करते हो तो गूगल आपका या फेसबुक आपका नेम और कुछ बेसिक्स जो आपकी जानकारियाँ हैं, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ये चीज़ें अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो उसे वो डेटा चाहिए, है ना। तो वहाँ पे भी एपीआई का यूज़ होता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर एपीआई सीख जाओगे तो लॉगिन थ्रू फेसबुक और लॉगिन थ्रू जीमेल भी आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, तब आपको आसानी समझ में आएगा। तो ये था हमारा एपीआई के ऊपर ट्यूटोरियल। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।